Hello and good morning, students. Welcome to our online session of social science. So, students, this is the fourth part of the chapter first of our geography book, that is resources and development. So, students, let's recap the last part of the video, that is third part. So, in third part, we read and understood about the meaning of sustainable development, and we read about the World Summit which was held in Brazil at Rio de Janeiro in 1992. Afterwards, declaration was signed by the world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, which took place at Rio de Janeiro in Brazil. Afterwards, we discussed the topic resources planning, and today we will move further with the fourth part of this chapter with its continuation. So today we are going to begin a new topic, that is resources planning in India. So students, अभी हमने डिस्कस किया था कि रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग हमें पता है, जैसे हम किसी काम को अगर हमें करना है तो उसके लिए हम पहले से ही प्लानिंग करते हैं या अपना टाइम टेबल सेट करते हैं कि किस अकॉर्डिंग हम स्टडीज करेंगे। तो प्लानिंग क्या है कि फ्यूचर में जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसको किस अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। सो प्लानिंग इज अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। सो रिसोर्सेज के अगर रिगार्डिंग देखें तो प्लानिंग जो होती है सबसे बड़ी एक स्ट्रेटेजी होती है जिससे हम अपने जो रिसोर्सेस उनका अच्छी तरह से सही तरीके से यूज कर सकें, क्योंकि कोई भी काम अगर हम प्लानिंग से करते हैं तो वो काम सक्सेसफुली अकम्प्लिश होता है। तो इसीलिए प्लानिंग जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक in this chapter, that is resource planning in India. So this is a very important topic of this chapter कि resources की जो planning होती है वो किस तरीके से होती है। इन इस टॉपिक में हम देखेंगे, कवर करेंगे सारा। Students, all the things we are doing very slow, so you have to just concentrate and carefully read the chapter. Okay, so let's begin the chapter. So resources planning is a complex process in which involves identification and inventory of resources across the regions of the country. So students, यहाँ पर क्या बताया गया है कि resources planning जो एक complex process होती है जिसमें क्या क्या involve होता है, जिसमें identification और inventory मतलब होता है list of resource across the regions of the country। मतलब हमें वो सारे रिसोर्स हमारे देश में कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनकी एक लिस्ट बनानी पड़ती है। मींस कि जैसे हमने रिसोर्स प्लानिंग में पढ़ा था कि झारखंड में या छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश जो है वो मिनरल्स में रिच है, या हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा कि वाटर रिसोर्सेज एबंडेंस है। तो हर स्टेट जो है अपने अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई रिसोर्स को रखता है। मींस उन स्टेट्स में अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ रिच आपको रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। ठीक है, हर स्टेट में अलग अलग है। जैसे राजस्थान में हमने देखा कि सोलर और विंड एनर्जी रिसोर्सेस हैं। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पूरे देश में मतलब पूरे देश की जो भी हमारे रीजन से अलग अलग वहां पर हमें अपने रिसोर्सेज को आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फिर हमें उसकी एक लिस्ट बनानी पड़ती है, इन्वेंट्री बनानी पड़ती है, ताकि हम देख सकें कि कौन से रिसोर्स कहाँ पर अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग ही हम इसे प्लानिंग में एग्जीक्यूट करते हैं। So this involves surveying, mapping, and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. So इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है, मैपिंग करनी पड़ती है, और हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना पड़ता है कि किस क्वालिटी का कहाँ मिलेगा या कितनी क्वांटिटी में कहाँ मिलेगा। इसके अलावा हमें रिसोर्सेज का मेजरमेंट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड रहती है। तो फर्स्ट पॉइंट है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में कि हमें रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करके उनकी एक लिस्ट बनानी पड़ती है। पूरे देश में ये हमें काम करना पड़ता है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडाउ विद appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plan। तो हमें एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जिसमें हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का हम यूज करेंगे, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, स्किल का यूज करेंगे, इंस्टीट्यूशनल सेटअप बनाएंगे, ताकि रिसोर्स डेवलपमेंट जो भी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग है उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मतलब सबसे पहले में हमने आइडेंटिफाई किया, फिर हमने उसकी लिस्ट बनाई रिसोर्सेज की, फिर हमने एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया जिसमें टेक्नोलॉजी, स्किल्स, इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स का हम यूज करेंगे,
ताकि इम्प्लीमेंट कर सके रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को। देखो क्या होता है, रिसोर्सेस तो हमें मिल गए, अब रिसोर्सेस हमें मिल गए तो हम उनका यूज कैसे करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू रहता है कि रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, रिसोर्सेस को किस तरीके से यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स बनाने पड़ते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनके लिए जगह चाहिए हम उन्हें जहाँ ये सारा काम कर सकें। तो थर्ड होता है अब हमारा मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब हम क्या करेंगे, मैच करेंगे जो भी हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उनको ओवरऑल मैच करेंगे किससे, नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। तो इस अकॉर्डिंग हमें ये सारी प्रोसेस जो है वो करनी पड़ती है। सो स्टूडेंट्स व्हाट इज गिवन हियर, यहाँ पर क्या दिया गया है, इंडिया हैज मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 प्लान लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इट मींस कि रिसोर्सेज प्लानिंग के गोल्स को अचीव करने के लिए इंडिया ने लगातार ही प्रयास किए हैं, काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं। इट मींस कि इंडिपेंडेंस के बाद, जैसे हमारी कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुई थी उसके बाद जो हमारे 5 ईयर प्लान आए थे, मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, तो उसके बाद से ही रिसोर्सेज प्लानिंग के गोल्स को अचीव करने के लिए इंडिया लगातार प्रयास करता हुआ रहा है। लगातार से इंडिया ने कंटिन्यूसली इंडिया ने क्या किए, लगातार प्रयास किए, काफी सारे एफर्ट्स लगाए हैं। इट मींस कि अब क्या हुआ था 1947 में जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी, हम लोग स्वतंत्र हुए थे, तो 1950 में अब देश को क्या लगा कि देश को प्रॉपरली रन करने के लिए कुछ प्लानिंग्स होनी चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होनी चाहिए ताकि हम कुछ अचीव कर सके अच्छा। तो इसीलिए क्या हुआ 1950 में क्या होता है, मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है। प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1950। अब 1950 में जब प्लानिंग कमीशन बनाया तो उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान, मतलब 5-5 सालों के लिए प्लान बनाया जाएगा, 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किए देश ने। तो 5-5 ईयर्स के लिए प्लान बनाना स्टार्ट किया। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ 1951 से 1956, मतलब जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो हमारे कब आया, 1951 में आया और 1956 तक चला। अब 5 ईयर प्लान में क्या होता था, 5 सालों के लिए प्लानिंग की जाती थी कि 5 सालों में हम क्या गेन करेंगे, कहाँ कहाँ कितना स्पेंड करेंगे, कहाँ कहाँ से हमें कितनी इनकम होगी, इन सारी चीजों को पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता था। मतलब किस क्षेत्र में कितना लगाया जाएगा, किस क्षेत्र से हमें कितना अचीव होगा। तो 5 ईयर प्लान में सारी चीजों का ध्यान रखा गया, मतलब पहले से एक टारगेट सेट करते थे, उस टारगेट को अचीव करने के प्रयास किए जाते थे, एफर्ट्स लगाए जाते थे। तो क्या होता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था तब से लेकर इंडिया ने रिसोर्स प्लानिंग के गोल्स को अचीव करने के लिए लगातार काफी सारे प्रयास किए, एफर्ट्स लगाए। अब क्या होता है 2014 तक तो मतलब लगभग ये 2012 में 12 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस हो चुके, 2012 के लगभग 12 5 ईयर प्लान आया था लगभग, मतलब अभी तक देश में 12 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं। अब क्या हुआ 2014 में जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उन्होंने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके उन्होंने एक नया आयोग बनाया जिसका नाम था नीति आयोग। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इट मींस कि इन्होंने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया। और ये जो नीति आयोग है ये क्या है, गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। इट इज अ थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट फ्रेम्स द पॉलिसी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये सरकार के लिए नीति बनाता है, मतलब पॉलिसी बनाता है। तो इस अकॉर्डिंग नीति आयोग जो है हमें देखने को मिलता है। तो प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते थे वो भी प्राइम मिनिस्टर होते थे और नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो भी खुद ही प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द प्लानिंग कमीशन एंड द नीति आयोग। नाउ वी विल फर्दर, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज is a necessary condition for the development of any region, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development। तो अगर resources की availability है, मतलब किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत जरूरी है। और अगर बहुत कम अवेलेबिलिटी है, मतलब बहुत कम अवेलेबिलिटी है और उससे क्या होगा, इससे टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन में चेंजेस भी हमें कम देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट को बाधित कर सकते हैं, डेवलपमेंट में बाधा पहुंचा सकते हैं। सो देयर आर मेनी रीजन इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। इट मीन्स कि हमारे यहाँ कई सारे ऐसे रीजन हैं, देश के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो रिसोर्सेज में तो रिच है लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन हैं। So on the contrary, there are some regions which have a poor resources base, but they are economically developed.
और इसकी जस्ट अपोजिट क्या है, कुछ ऐसे रीजंस हैं जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में तो पुअर है, मतलब रिसोर्सेज तो अवेलेबल नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। तो इस तरीके से भी हमें देखने को मिलता है। सो कैन यू नेम सम रिसोर्सेज रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन? क्या आप कुछ ऐसे रिसोर्सेस रिच जगहों के नाम बता सकते हैं लेकिन वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है? सम रिसोर्सेस पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड, लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेस पुअर जहाँ पे रिसोर्सेस नहीं है लेकिन वो जगह इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। तो क्या आप ऐसे रीजंस के नाम बता सकते हो? तो आप सर्च कर सकते हो नेट पे, गूगल पे सर्च कर सकते हो ऐसे प्लेसेस के नेम। ओके स्टूडेंट्स, so students, the history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders. तो जो colonization की जो history है वो ये रिवील करती है, ये उजागर करती है कि जो रिच रिसोर्सेज जो कॉलोनीज थी वो फॉरेन इन्वेडर्स के लिए सबसे मेन अट्रैक्शन होता था। मतलब जो ऐसी एरियाज जो ज्यादा रिसोर्सेज रिच रहते थे वो सबसे ज्यादा उनके लिए अट्रैक्शन की जगह थी, मतलब वहीं पे जाके वो अपनी कॉलोनीज को स्टेब्लिश करते थे फॉरेन इन्वेडर्स। ठीक है, सो इट वाज द प्राइमरीली the higher level of technological development of the colonizing countries that help them to exploit resources of other region and establish their supremacy over the colonies। तो ये कहीं ना कहीं प्राइमरीली था, ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो था कॉलोनाइजिंग कंट्रीज का, वो कहीं ना कहीं उनको हेल्प करता था ताकि वो उन रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करें, दूसरे रीजन्स के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करें और अपनी सुपरमेसी को स्टेब्लिश करें इन कॉलोनीज में। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes। तो इसीलिए रिसोर्सेज जो है वो डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जब वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के द्वारा यूज किए गए हों या इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के द्वारा यूज किए गए हों। इंडिया हैज एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन। और इंडिया जो है इसका एक मात्र एग्जाम्पल रहा है जिसने सारी चीजों का एक्सपीरियंस किया है कॉलोनाइजेशन के डिफरेंट फेजेस में, कई सालों तक कॉलोनी रहा। Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not involve any availability of resource, but also the technology, quality of human resources and the historical experience of the people। So, अगर देखा जाए इसलिए इंडिया में जो डेवलपमेंट है जनरल सेंस में या रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो पर्टिकुलरली उसमें की अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स ही इंक्लूड नहीं रहती, इन्वॉल्व नहीं रहता, बल्कि टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस जो है लोगों का वो भी इसमें इंक्लूड रहता है। मतलब हमने ये देखा कि जो कॉलोनाइजेशन में क्या हुआ, मतलब क्या जैसे अंग्रेज लोग थे उन्होंने हमें इंडिया को कॉलोनी बनाया, तो हमारे जो रिसोर्सेस होते थे वो उन रिसोर्सेस का क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करके हमारे रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करके वो अपने यहाँ भेजते थे और इससे उनको इनकम होती थी। मतलब जैसे रिसोर्सेस तो हमारे अवेलेबल थे लेकिन हम लोगों को यूज नहीं पता था, लेकिन उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने क्या किया, हमारे रिसोर्सेस पे अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन किया, तो इससे इनको काफी ज्यादा फायदा हुआ। तो इंडिया ने कहीं ना कहीं कॉलोनाइजेशन को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, काफी सारे फेजेस को एक्सपीरियंस किया है। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो अवेलेबिलिटी और रिसोर्सेज के साथ कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी इंक्लूडेड है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। सो इन ऑर्डर टू save our resource, conservation of resources is very important topic। so resources are vital for any development activity। resources जो होते हैं वो डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी भी देश का विकास करना है तो रिसोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। But irrational consumption and other utilization of resource, overutilization of resource may lead to socio-economic and environment problem। It means कि अगर हम irrational consumption करेंगे, बहुत गलत तरीके से अगर हम यूज करेंगे रिसोर्सेज को, कंजम्पशन का मतलब होता है यूज समथिंग, और ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे मतलब बहुत ज्यादा यूज करेंगे रिसोर्सेज का, तो कहीं ना कहीं हमें सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंट प्रॉब्लम की तरफ ले जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हमारी लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी अगर हम इतना ज्यादा ओवर यूज करेंगे किसी भी चीज का, रिसोर्सेज का, तो क्या होगा, रिसोर्सेज विल फिनिश एट द टाइम। तो ओवरकम दिस प्रॉब्लम रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को उभरने के लिए, इस प्रॉब्लम से उभरने के लिए रिसोर्सेज का हर स्टेज पे, हर लेवल पे कंजर्वेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। और कहीं ना कहीं जो हमारे जो ग्रेट लीडर्स थे, जो थिंकर्स थे पास्ट में,
उनका सबसे बड़ा कंसर्न रहा है, ये सबसे मेन कंसर्न रहा है शुरू से ही। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी apt in voicing this concern about resource conservation in these words. So students, यहाँ पर गांधी जी जो थे उन्होंने अपनी आवाज जो है, अपनी जो चिंता है वो जाहिर की है रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए। अपने वर्ड्स में उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, मतलब रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए वो बहुत ज्यादा परेशान थे, तो उन्होंने अपने वर्ड्स में कुछ बातें कही हैं। So there is enough and there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. It means कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, नीड के लिए तो बहुत है, लेकिन वो ग्रीडी हो जाए, लालची हो जाए, तो लालच को पूरा नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से गांधी जी ने ये वर्ड्स जो है वो कहे हैं। He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as a root cause for resource depletion at the global level. तो जो ग्लोबल लेवल है उसके रिसोर्स के डिप्लीशन का खत्म होने का, समाप्त होने का, कम होने का रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है ग्रीडी। रूट कॉज क्या है? ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो ये एक रूट कॉज है रिसोर्स के डिप्लीशन का ग्लोबल लेवल पे। मतलब उन्होंने बताया कि जो ग्रीडी है या जो सेल्फिश इंडिविजुअल्स है और जो एक्सप्लॉइटिव नेचर, मतलब एक तरह से ऐसे है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके रिसोर्सेस बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये सारे जो है एक रूट कॉज है, मतलब एक मेन कारण है रिसोर्सेस के खत्म होने का ग्लोबल लेवल पे। And he was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. तो कहीं ना कहीं गांधी जी जो थे वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट में थे और वो इसे रिप्लेस करना चाहते थे। किससे रिप्लेस करना चाहते थे? प्रोडक्शन बाय द मासेस, मतलब काफी सारे जन समुदाय के द्वारा इनका जो प्रोडक्शन किया जाए, तो इसके थ्रू गांधी जी से रिप्लेस करना चाहते थे। So students, what is given here? At the international level, the Club of Rome advocated resources conservation for the first time in more systematic way in 1968. So international level पे सबसे पहली बार, मतलब बहुत सिस्टमेटिक तरीके से रिसोर्स कंजर्वेशन को एडवोकेट किया। किसने किया था? दैट वाज क्लब ऑफ रोम। कब किया था? 1968। इट मींस कि इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोम जो था उसने रिसोर्स कंजर्वेशन को फर्स्ट टाइम एडवोकेट किया सिस्टमेटिक वे में 1968 में। Subsequently in 1974 Gandhian philosophy was once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful। इसके बाद 1974 में गांधीयन फिलोसॉफी एक बार फिर से प्रेजेंट की गई उनकी बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल के थ्रू। ठीक है। The seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission Report 1987। इसके बाद एक seminal contribution हुआ resources के respect में, resource conservation के respect में एक global level पे, जिसे ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट के द्वारा बनाया गया था 1987 में। This report introduced the concept of sustainable development and advocated it is a means of resource conservation, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future। तो ये जो रिपोर्ट थी, ठीक है, तो 1987 की रिपोर्ट आई जिसमें ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट जो था इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसने किस चीज को एडवोकेट किया? रिसोर्स कंजर्वेशन के मीन्स को एडवोकेट किया, जो आगे चलकर एक बुक में प्रेजेंट किया गया, पब्लिश किया गया, आवर कॉमन फ्यूचर, जिसका नाम था। Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992। और आगे चलकर एक और कंट्रीब्यूशन हुआ अर्थ समिट में, रियो डी जेनेरियो में जो समिट हुई थी अर्थ समिट ब्राजील में 1992 में। तो इस अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी ज्यादा प्रयास जो है रिसोर्स के कंजर्वेशन के लिए किए गए हैं। इट मींस कि हमें इन सारे वर्ड से ये सीख मिलती है कि रिसोर्सेज का कंजर्वेशन जो है हमारी फ्यूचर जनरेशन को आगे सेव कर सकता है, हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए हमें अपने रिसोर्सेज को बहुत बचा कर, बहुत संभल कर केयरफुली यूज करना चाहिए। तो हमने देखा कि फर्स्ट टाइम जो था कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक वे में ही प्रेजेंट किया क्लब ऑफ रोम के थ्रू। इसके बाद फिर गांधीयन फिलोसॉफी प्रेजेंट की गई रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए। इसके बाद ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 प्रेजेंट की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जिसने रिसोर्स कंजर्वेशन के मीन्स को काफी ज्यादा सराहा, और आगे चल के इसे कॉमन फ्यूचर बुक में पब्लिश किया गया। और हमने देखा कि एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो था अर्थ समिट में भी किया गया था, जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में हुई थी। ओके स्टूडेंट्स।